Hello, good morning to all of you. So, तो ये जो कोर्स है ना रिवीजन लेक्चर्स, अच्छा अगर बीच में कभी ऐसे आवाज वगैरह चली जाए क्योंकि इंटरनेट की वजह से कई बार मीटिंग बंद हो जाती है और मुझे पता नहीं चलता क्योंकि मैं स्क्रीन पे लिख रहा होता हूँ। तो स्क्रीन पे लिख रहा होता हूँ लेकिन टीम्स कनेक्टेड है कि नहीं कनेक्टेड है वो बैकग्राउंड में चल रहा होता है। तो कभी अगर ऐसा लगे कि बीच में आवाज नहीं आ रही है तो पोस्ट कर देना। मैं एक्चुअली लैपटॉप पे भी मैंने चालू करके रखा है टीम्स, तो लैपटॉप पे पता चल जाता है चैट्स के लिए। तो तुम अगर कुछ मैसेज कर दिए तो मुझे पता चल जाएगा, है ना, कि आवाज आ रही है कि नहीं आ रही, इंटरनेट कनेक्ट हो गया कि डिस्कनेक्ट हो गया क्या। ठीक है। अच्छा, तो ये जो कोर्स है ना ये एक्सीलेंस 2021 बैच का है। तो एक्सीलेंस 2021 जो बैच है उसका रिवीजन लेक्चर्स है। तो ये रिवीजन लेक्चर्स में क्या होगा, ये रिवीजन लेक्चर्स में मैं थ्योरी पार्ट कवर करूंगा, कॉन्सेप्ट्स होंगे वो कवर करूंगा, जो रिमार्क्स होंगे वो कवर करूंगा, प्रूफ्स जो होंगे वो कवर करूंगा, जो हाइलाइट्स वगैरह जो भी रहेगा वो कवर करूंगा। सिर्फ पर क्वेश्चंस नहीं होंगे, क्वेश्चंस तुम्हें नोट्स में से देखने होंगे, तो क्वेश्चंस नहीं होंगे। तो थ्योरी पार्ट, रिमार्क्स, हाइलाइट्स तो वो सब कवर होगा। एंड दिस कोर्स इज वेरी इफेक्टिव, ये बहुत पावरफुल है क्योंकि तुमने जितना भी पढ़ा है पिछले 2 साल में वो 2 साल का पूरा रिवीजन होता है। तो सोचो तुमने जो अप्रैल 2019 में पढ़ा, जो जून 2019 में पढ़ा, जो अगस्त 2019 में पढ़ा, दिसंबर 2019 में पढ़ा, तो वो सब यहाँ पर एक जगह आ जाता है। दूसरा क्या होता है कि जब तुमने पढ़ा, मान लो अगस्त 2019 में जब लेक्चर अटेंड कर रहे थे, तो ये जरूरी नहीं है कि बच्चे को हर चीज समझ में आ गई होगी। पर अभी जब रिवीजन होगा ना तो मैं वो सारे पॉइंट्स रिकॉल करूंगा। तो उसमें क्या होगा ना, तो तुम्हारे जो हॉलोज होंगे कि अच्छा इसका ये मतलब था, फिर कुछ चीजें होंगी जो पहले नहीं समझ में आई होंगी तो वो अब इजीली समझ में आएंगी। तो इट्स वेरी पावरफुल। तो ये रिवीजन लेक्चर्स बहुत इफेक्टिव हैं। एक्चुअली ये करना होता है स्टूडेंट को नोट्स में से देख के, लेकिन तुम तो जानते ही हो स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स को डोरेमोन शिनचैन से फुर्सत मिले तो कुछ हो। तो क्या कहना, मेरे कराने से काफी फायदा मिलेगा। मेरे कराने से फायदा इसलिए मिलेगा क्योंकि तुम नोट्स में जो पढ़ोगे तो सारे पॉइंट्स रिकॉल होंगे ये जरूरी नहीं है, लेकिन मैं वो सारे पॉइंट्स बताऊंगा, कुछ भी नहीं छूटेगा, कुछ भी एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा, सारे सारे कवर हो जाएंगे। बस तुम्हें सुनना है और समझना है। तो तुम्हें उसको सुनना है और समझना है। तो इसमें मैं सारे जो चैप्टर्स हैं वो सारे चैप्टर्स के थ्योरी पार्ट, प्रूफ्स, रिमार्क, हाइलाइट्स, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो सब आ जाएगा। तुम्हें कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई अमेजन से 30 डेज इन जेई मेन, 30 डेज इन जेई एडवांस इन 30 डेज, जेई मेन इन 30 डेज, ये पावरफुल हैंडबुक, ऐसा कुछ जरूरत नहीं पड़ेगा। सारा यहाँ पे कवर हो जाएगा मोर देन 100%। तो मोर देन 100% यहाँ पे सब कवर हो जाएगा। बस तुम्हें रेगुलरिटी रखनी होगी और पूरा सुनना होगा। ठीक है। इसको कवर करने में मिनिमम 10 जनवरी 15 जनवरी तक तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि मुझे इसको कवर करने में मिनिमम 60 आवर्स लगते हैं पूरे सिलेबस को। तो 60 आवर्स लगते हैं तो मिनिमम तुम मान के चलो कि अपने को 10 जनवरी या 15 जनवरी तक है। तो अपने पास तब तक टाइम है क्योंकि तुम्हारे सारे जो टेस्ट हैं वो सब पोस्टपोन्ड हो रहे हैं। तो तुम्हारी बोर्ड एग्जाम मई में हो ही चुकी है, फिर एनटीए फरवरी से पहले तो नहीं हो रही है, तो अगर होनी होगी तो फरवरी एंड नहीं तो मार्च में।
एग्जाम हो गई, है ना। अब एनटीए पहले एनटीए अनाउंस करेगा, उसके बाद एडवांस कुछ अनाउंस करेगा। तो पहले एनटीए अनाउंस करेगा, फिर एडवांस अनाउंस करेगा डेट्स के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट ये जो कोर्स है ये एक्सीलेंस 2021 बैच का है, पर रिवीजन लेक्चर चल रहा है तो अदर बैचेस है तो मैंने उनको भी अलाउ किया है। तो प्रोडिजी 2021 और एक्सीलेंस 2022, तो वो बैच भी इसको अटेंड कर रहे हैं। एंड वैसे तो मैं प्रेफर करूंगा कि बाकी बैच के बच्चे डाउट नहीं पूछें, एक्सीलेंस 2021 के बच्चे डाउट्स पूछ सकते हैं। एंड डिपेंड्स, अगर प्रोडिजी 2021 एक्सीलेंस 2022 कोई डाउट पूछना चाहे तो मैं लेता हूं कि नहीं लेता, तो वो मैं डाउट देखकर डिसाइड कर लूंगा। तो अगर मुझे लगेगा कि ये एक्सीलेंस 2021 के बैच के लिए इम्पोर्टेंट है या पूरे बैच के लिए इम्पोर्टेंट है तो आई विल कंसीडर द डाउट। अगर नहीं लगा तो फिर मैं पर्सनली भी ले लूंगा उसको, है ना। तो पर जो फोकस रहेगा वो एक्सीलेंस 2021 रहेगा, क्योंकि उनका टाइम इम्पोर्टेंट है, उनको उनके लिए ये कोर्स है, तो उनके लिए इफेक्टिव होना चाहिए और उन्हीं के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दे शुड नॉट फील कि उनका टाइम खराब हो रहा है, तो एंड दे शुड फील कि कुछ काम आएगा, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये रहेगा। और एग्जाम वगैरह के ये एनटीए वगैरह को आने दो, एनटीए क्या बोलती है, फिर उसके बाद पता चल जाएगा कि क्या होना है। तो 1.5 मंथ्स टू 2 मंथ्स का मिनिमम गैप रहेगा, क्योंकि उसको अनाउंस करना होगा, फिर एप्लीकेशन फॉर्म निकालेगा, फिर करेक्शन मोड ओपन करेगा, फिर एडमिट कार्ड निकालेगा, मॉक टेस्ट देगा। तो ये सारी प्रोसेस को कम से कम 1.5 से 2 महीना तो लगता ही है। तो इसलिए कोई भी एग्जाम अगर होगी तो मिनिमम तुम्हें 1.5 से 2 महीने का गैप मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब इस टाइम का फायदा वो बच्चे उठा सकते हैं जिन्होंने पहले मेहनत नहीं की, तो अब वो मेहनत कर सकते हैं। बाकी जिन लोगों ने मेहनत की है 2 साल में, तो वो लोग अपना लेवल इंक्रीज कर सकते हैं। तो वो और अच्छा मटेरियल सॉल्व करना और डिफिकल्ट मटेरियल सॉल्व करना, बार बार रिवाइज करना ताकि वो स्ट्रांग हो जाए, तो वो इस तरह करते हैं। तो दोनों तरह के बच्चों को फायदा है, जिन्होंने पहले नहीं किया उनको अभी टाइम है, कवर कर लो, और जिन्होंने पहले किया है तो दे कैन इंक्रीज देयर लेवल, तो रिजल्ट के चांसेस और अच्छे हो जाते हैं फिर। तो देन यू कैन टारगेट द रैंक, ठीक है। अच्छा, चैप्टर में किस ऑर्डर में लूंगा? फिलहाल पहला चैप्टर मैंने लॉगरिथम्स लिया है क्योंकि वो इजी है थोड़ा, तो इजी है तो मैंने पहला चैप्टर लॉगरिथम्स लिया। पर इसके बाद में जो सेकंड होगा वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज, और उसके बाद वही ऑर्डर होगा जिस ऑर्डर में मैंने तुम्हें बैच में पढ़ाया है। मैंने तीनों ही बैच में सेम ऑर्डर में चैप्टर्स पढ़ाए हैं। तो एक्सीलेंस 2021, एक्सीलेंस 2022 और प्रोडिजी 2021, तीनों ही बैच में सेम ऑर्डर में चैप्टर्स हुए हैं, तो इसलिए कुछ इश्यू नहीं होगा। एंड नेक्स्ट, नोट्स लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हें जो पहले वीडियो लेक्चर्स वगैरह दिए हैं वो जो तुमने नोट्स बनाए होंगे वही सेम टू सेम है, एक। दूसरा, मैंने तुम्हें फॉर्मूला बुक दी है की कॉन्सेप्ट्स ऑफ IIT JEE करके, वो भी सेम टू सेम ही है, वो भी उसी ऑर्डर में है। नोट्स जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में वो फॉर्मूला बुक भी है। तो तुम्हें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस सुनना और समझना है ना, ताकि माइंड में वो बैठता जाए और क्लैरिटी आती जाए। इट्स ऑल प्रैक्टिस, इट्स अ पार्ट ऑफ प्रिपरेशन। तो जितनी क्लैरिटी आती जाएगी तुम्हारा क्वेश्चंस उतने जमते जाएंगे, कॉन्फिडेंस उतना बिल्डअप होगा, और कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा तो वो रिजल्ट खींचने में बहुत हेल्प करता है, ठीक है। सो चैप्टर है लॉगरिथम्स, तो लॉगरिथम्स से पहले कुछ, ओके, किसी को कोई क्वेश्चन? अगर किसी को कुछ बोलना है तो तुम चैट में लिख सकते हो, मैं चैट कंटिन्यूसली पढ़ता रहता हूँ, तो तुम चैट में लिख सकते हो अगर किसी को कुछ है तो। सो एनी अदर क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अपना पहला चैप्टर है लॉगरिथम्स। तो लॉगरिथम्स, लॉग स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीजें हैं, वो बेसिक चीजें मैं बताता हूँ। तो पहला है नंबर सिस्टम।
तो नंबर सिस्टम में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं? n नेचुरल नंबर्स। तो n फॉर नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 डॉट 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 सो ऑन भी लिख सकते हैं, नहीं तो इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, इट इज अ सेट। सेट क्या होता है? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब सेट के अंदर कुछ ऑब्जेक्ट्स होंगे। अब वो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं जैसे नेम ऑफ क्रिकेटर्स इन इंडिया, नेम ऑफ चीफ मिनिस्टर इन इंडिया, नेम ऑफ स्टेट्स इन इंडिया, नेम ऑफ रिवर्स इन इंडिया। तो ये हो गया कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इसको बोलते हैं सेट। सेट को हमेशा कर्ली ब्रेसेस में लिखा जाता है क्योंकि जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो उसके अंदर होते हैं। तो कर्ली ब्रेसेस बताता है कि इट इज अ कलेक्शन। तो कलेक्शन ऑफ व्हाट? कलेक्शन ऑफ व्हाट? कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स और कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो नेचुरल नंबर में कलेक्शन क्या है? 1 2 3 4 एंड सो ऑन। नेक्स्ट है होल नंबर्स। होल नंबर्स डिनोटेड एज कैपिटल W। तो इसमें क्या होगा? 0 एक एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो इसमें मुझे पता चला कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में है, तो इसका मतलब नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ होल नंबर। तो नेचुरल नंबर के सारे एलिमेंट होल नंबर में है, पर होल नंबर के सारे एलिमेंट नेचुरल नंबर में नहीं है। तो होल नंबर हो गया सुपरसेट और नेचुरल नंबर हो गया सबसेट। नेक्स्ट है इंटीजर्स एंड दिस इज नोन एज अ जीरो। कई जगह तुम्हें वर्ड मिलेगा सिफर, नॉट, डक, तो कई जगह इस तरह का ये वर्ड मिलेगा। नेक्स्ट है इंटीजर्स। इंटीजर्स को कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, आई फॉर इंटीजर्स, पर कई बुक्स क्या करती है? कैपिटल जेड से डिनोट करती है। तो जो 12th स्टेट बोर्ड है वो, अगर उसमें देखोगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस चैप्टर है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन चैप्टर में अपन जो लिखते हैं ना सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, जैसे थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा के केस में, तो वहां पे जो n होता है ना वो ऐसे z करके लिखता है। तो 12th स्टेट बोर्ड ना n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो बोर्ड में ये चीज का ध्यान रखना पड़ता है। अब बोर्ड में बच्चों के मार्क्स क्यों जाते हैं? बोर्ड में बच्चों के मार्क्स क्यों जाते हैं? अब बच्चा फ्लो में देखो, जैसे cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा है, तो थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा लिखा और n बिलोंग्स टू i लिख दिया। तो हो सकता है इन्विजिलेटर इस चीज को पकड़े। तो लेकिन स्टेट बोर्ड में इंटीजर n बिलोंग्स टू z है। तो बोर्ड में है ना ये मैटर करता है कि जो बुक में दे रखा है आपको वही फॉलो करना होता है। तो आपका लॉजिक मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि बुक में क्या दे रखा है। ठीक है, तो इंटीजर आई फॉर इंटीजर, तो कई जगह जेड होता है। तो जैसे 12th स्टेट बोर्ड में मैं आई से लिखता हूँ, मैं जेड से नहीं लिखता, क्योंकि मैं जेड स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? स्क्रीन दिख रहा है ना? दिख रहा है, चलेगा। ओके, तो आई फॉर इंटीजर्स और जेड भी करते हैं, लेकिन मैं नहीं करता, मैं आई से करता हूँ। उसका रीजन है कि जेड मैं कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए यूज करता हूँ, तो और वही सबसे ज्यादा चलता है। इवन मेंस एडवांस भी आई यूज और जेड कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए यूज करती है। तो इंटीजर्स क्या होते हैं कि इसमें क्या होगा, अभी नेगेटिव नंबर्स भी आ जाएंगे, तो 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये पॉजिटिव नंबर्स, और -1 -2 -3 एंड सो ऑन माइनस इंफिनिटी तक, इधर इंफिनिटी तक। नेक्स्ट, ये नेगेटिव का मतलब होता है ये जीरो के लेफ्ट साइड है, पॉजिटिव का मतलब होता है वो जीरो के राइट साइड है, एंड दे आर इंटीजर्स। अब इसके अंदर सारे होल नंबर्स हैं, तो इसका मतलब है होल नंबर इज सबसेट ऑफ इंटीजर्स। होल नंबर इज सबसेट ऑफ इंटीजर्स। नेक्स्ट है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर इज डिनोटेड एज q। तो इट इज अ कलेक्शन ऑफ p by q format numbers. It is a collection of p by q where p and q are integers. p और q जो है वो इंटीजर्स हैं। अच्छा, तो जैसे फॉर एग्जांपल 13/5, 5/7, तो दे आर रैशनल नंबर्स, जिसको एक फ्रैक्शन में लिखा जा सके, जिसको इंटीजर अपॉन इंटीजर के फॉर्मेट में लिखा जा सके। कॉमन सेंस है, डिनोमिनेटर कैन नेवर बी जीरो, तो डिनोमिनेटर कैन नेवर बी जीरो। ओम पावर
सीबीएसई आई और जेड, आई एम नॉट श्योर सीबीएसई क्या यूज करती है, वो फिर सीबीएसई में चेक करना पड़ेगा एनसीईआरटी में। ओके, तो डिनोमिनेटर कैन नेवर बी जीरो, तो क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट, ब्रैकेट पी कॉमा क्यू इक्वल टू 1, इसका क्या मतलब है? ये ब्रैकेट का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 1, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है तो वो होता है को प्राइम नंबर्स, कि उनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है। ये क्यों दिया? ये इसलिए दिया, सपोज मान लो कोई नंबर है 4/3, तो 8/6, 12/9। अब ये भी इंटीजर अपॉन इंटीजर है, ये भी इंटीजर अपॉन इंटीजर है, 12/9 भी इंटीजर अपॉन इंटीजर है, तो फिर ये तो 3 काउंट हो जाएंगे, पर एक्चुअली देखा जाए तो ये तीनों सेम ही है। क्यों? क्योंकि 8/6 का सिंप्लीफाइड फॉर्म है 4/3, 12/9 का सिंप्लीफाइड फॉर्म है 4/3। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इनके अंदर कुछ ना कुछ कॉमन है, तो इसके अंदर जैसे 2 कॉमन है, इसके अंदर जैसे 3 कॉमन है, तो वो कॉमन है, तो वो कॉमन नंबर कैंसिल हो जाएगा और कैंसिल होकर सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। तो इसलिए कभी कभी तुम देखना क्वेश्चन में लिखा रहता है ए एंड बी आर को प्राइम, या ऐसा लिखा रहेगा ब्रैकेट ए कॉमा बी इक्वल टू 1, या फिर ए एंड बी आर को प्राइम। तो उससे भी समझ में आता है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना चाहता है, या कभी कभी क्वेश्चन खुद बोलता है ए एंड बी आर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। नेक्स्ट, रैशनल नंबर भी दो तरह के होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, तो बट रिपीटिंग। तो टर्मिनेटिंग जैसे फॉर एग्जांपल 2/5, तो ये 0.4, तो ये टर्मिनेट हो गया, 4 पे रुक गया। नॉन टर्मिनेटिंग तो 1/3 जैसे 0.3333333333, अब ये टर्मिनेट नहीं हो रहा पर रिपीट कर रहा है, और ये रिपीट कितने भी कर सकते हैं, एक डिजिट भी कर सकती है, दो भी कर सकते हैं, तीन भी कर सकते हैं। जैसे 22/7, तो 3.141257 1, तो 141257, तो ये ऐसे चलता जाएगा, या कुछ और भी हो सकता है, पर उसमें 6 डिजिट रिपीट करती है। तो 22/7 में ये जो 6 डिजिट है वो रिपीट करते हैं। तो ऐसे कितनी भी डिजिट कर सकती है, 1,00,000 डिजिट भी, अगर 1,00,000 डिजिट्स भी वापस से रिपीट करती है, स्टिल वो रैशनल नंबर है। इवन 1 करोड़ डिजिट्स भी अगर होती हैं और वो 1 करोड़ डिजिट के बाद में रिपीट करती हैं, तो स्टिल इट इज अ रैशनल नंबर्स। फिर आता है, ओके, सोहम बागमारे कह रहा है कि सीबीएसई भी कैपिटल जेड यूज करता है इंटीजर्स के लिए। ओके, फिर आता है कि जो नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी रुक नहीं रहा, बट नॉन रिपीटिंग है, मतलब रिपीट भी नहीं कर रहा, तो उसका क्या करेंगे? तो वो रैशनल नहीं है, तो नॉट रैशनल। नॉट रैशनल मतलब इररेशनल, तो दे आर इररेशनल नंबर्स। दे आर डिनोटेड एज क्यू क्रॉस। तो ये क्यू क्रॉस का मतलब होता है क्यू नहीं है, तो क्यू नहीं है मतलब रैशनल नहीं है, तो दे आर इररेशनल नंबर्स। तो फॉर एग्जांपल √2 3.1414, नहीं 1.41, सॉरी √2 1.41423213 डॉट 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 डॉट। और ये वैल्यू भी याद होनी चाहिए, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये ध्यान में रहनी चाहिए। √2 है 1.414, √3 हो जाएगा 1.732, √5 हो जाएगा 2.236, फिर पाई है 3.141 डॉट डॉट डॉट, फिर ई है 2.718 डॉट डॉट डॉट। ये वैल्यूज याद होनी चाहिए। इसके अलावा और वैल्यूज याद करते हो तो ठीक है, तुम और अच्छी कैलकुलेशन, बट तो √7 जैसे 2.64575 डॉट डॉट डॉट, तो ये क्या हो रहे हैं? ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, तो दे आर नोन एज अ रैशनल नंबर। नेक्स्ट, रैशनल प्लस इररेशनल आर रियल नंबर्स। तो रियल नंबर हैव ऑल दिस sorry, so real numbers have rational plus irrational. Next, रैशनल नंबर में, रैशनल नंबर में अगर मान लो Q1 हो जाए, Q1 हो जाए,
तो p बिलोंग्स टू इंटीजर, तो फॉर q इक्वल टू 1 कुछ इंटीजर्स आएंगे। अब q 2 होंगे तो कुछ और आएंगे, रैशनल नंबर्स आएंगे। q अगर 3 होंगे तो और रैशनल नंबर्स आएंगे। तो q कैन बिलोंग्स टू इंटीजर ना, तो ऐसे इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है। पर जब q 1 होगा तो सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर होंगे। तो इसका मतलब है इंटीजर्स इज अ सबसेट ऑफ रैशनल नंबर। नेक्स्ट है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में कौन आता है? रैशनल प्लस इरैशनल, एंड दे आर डिनोटेड एज आर। इसको नंबर लाइन पे भी ऐसे देख सकते हैं, 0 1 2 3 -1 -2 -3। ये हम दिखाते इंटीजर्स हैं, पर इसके अंदर रियल नंबर भी बैठे हैं। तो देखो ना, ये 0.1 0.2 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 1.1 1.2 1.5 1.9 2.2 2.5 2.7 -0.57 -0.6 -0.5 -0.2 -1.5 -2.5। तो दे आर रियल नंबर्स। Next, between any two rational numbers, there will be infinite rational and infinite irrational number. तो हम ये नहीं बता सकते कि कोई भी नंबर है तो उस नंबर के आगे, कोई भी रियल नंबर है तो उसके आगे रैशनल है कि इरेशनल है, तो वो नहीं बोला जा सकता। लेकिन between two any rational number there will be infinite rational number and irrational numbers. उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, वो सब आगे पीएचडी लेवल की चीजें हैं, है ना। अपने को बस इतना समझना है कि रियल नंबर्स क्या है, रैशनल प्लस इरेशनल। नेक्स्ट है, तो ऑल रैशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स, तो रैशनल नंबर इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। अब हुआ क्या, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो वो कौन सा रियल नंबर है जिसका स्क्वायर 9 है, प्लस माइनस 3। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -9, ऐसा कौन सा रियल नंबर है जिसका स्क्वायर नेगेटिव होगा? तो ऐसा कोई नहीं है। तो अब हुआ क्या, रियल नंबर सिस्टम फेल हो गया। तो अब रियल नंबर सिस्टम फेल हो गया, और रियल नंबर तो सुपर सेट है। तो जब रियल नंबर नहीं है तो नेचुरल, होल, इंटीजर्स, रैशनल नंबर ये तो हो ही भी नहीं सकते हैं। तो ऐसा कोई रियल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर नेगेटिव हो। अब ये प्रॉब्लम आई क्यों? x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर -9, x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर 9 इंटू रूट ओवर -1, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 रूट ओवर -1। तो ये प्रॉब्लम आई कि ऐसा स्क्वायर जिसका नेगेटिव आए, तो रूट -1। तो हमने क्या किया, आयोटा स्क्वायर को -1 ले लिया, तो x हो गया प्लस माइनस 3 आयोटा, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 आयोटा। तो आयोटा इज ए इमेजिनरी क्वांटिटी। अब इमेजिनरी का मतलब तुम ऐसे समझ सकते हो जैसे लाइफ आफ्टर डेथ। तो अब उसको तुम कार्टेशियन पे लोकेट नहीं कर सकते, क्योंकि कार्टेशियन तो रियल नंबर से बनी है ना, तो रियल नंबर पे आयोटा थोड़ी दिखाई देगा। तो आयोटा इज ए इमेजिनरी सिचुएशन, मतलब जैसे सर्कल विद अ नेगेटिव रेडियस, फिर लाइफ आफ्टर डेथ, नोबडी नोज, बट देयर आर नेगेटिव रेडियस सर्कल, इट्स अ इमेजिनरी सिचुएशन। तो इसलिए इसको लोकेट करने की कोशिश मत करो, बस इतना ध्यान में रखो, स्क्वायर इज नेगेटिव। ठीक है, तो आयोटा इज इक्वल टू रूट -1, आयोटा स्क्वायर इज -1, आयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस आयोटा, एंड आयोटा रेज टू 4 इज 1। तो यहाँ पर एक चीज समझ में आई कि 4 का पैटर्न है। तो आयोटा रेज टू 5 इज आयोटा, आयोटा रेज टू 6 इज -1, आयोटा रेज टू 7 इज माइनस आयोटा, आयोटा रेज टू 8 इज अ 1। तो हो क्या रहा है, हर 4 के बाद में रिपीट करेगा, हर 4 के बाद में रिपीट करेगा। तो 4 के बाद में रिपीट करेगा, तो 1 2 3 4 डांस ऑन द फ्लोर, 5 6 7 8। तो ये क्या होगा, हर 4 के बाद में रिपीट करेगा। तो तुम ऐसे देख सकते हो कि 1 5, तो ये वो नंबर है जिसका रिमाइंडर 1 है, 2 6 रिमाइंडर 2 है, 3 7 रिमाइंडर 3 है, 4 8 मल्टीपल ऑफ 4 है। तो जब जब आयोटा की पावर 4 का मल्टीपल होगी तो 1, आयोटा का पावर 4n प्लस 1 होगा तो आयोटा, 4n प्लस 2 होगा तो माइनस आयोटा, और नहीं 4n प्लस 2 है तो -1, 4n प्लस 2 है तो -1,
और 4n+3 है, तो तुम इसको ऐसे भी समझ सकते हो, 4 से डिवाइड करने के बाद में रिमाइंडर 3 आएगा, तो वो होगा माइनस आयोटा, माइनस आयोटा। तो नेक्स्ट, तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब हुआ क्या, ये सिर्फ आयोटा पे ही खत्म नहीं हुआ, तो ये पूरा चैप्टर बन गया। तो आगे जाके अपना ये पूरा एक चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जनरली या तो सी से डिनोट करता है या जेड से डिनोट करता है। मैं जेड से डिनोट करता हूँ। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की शक्ल कैसी होगी? कॉम्प्लेक्स नंबर की शक्ल होगी x प्लस आयोटा वाई। तो ये आयोटा क्या करता है, ये इमेजिनरी बना देता है उस कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो x प्लस आयोटा वाई की फॉर्मेट होगी जहां पे आयोटा √-1 है, लेकिन x और y रियल नंबर्स है, x और y रियल नंबर्स है। बाकी इसका डिटेल फिर कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में आएगा। अच्छा चैप्टर है ये, डिफिकल्ट जाता है बच्चों को, एवरेज बच्चों को तो समझता भी नहीं है क्या चल रहा है इसमें ज्यादा, लेकिन ये मतलब ये क्या डिफिकल्ट चैप्टर में है। तो ये चैप्टर जिनके अच्छे होते हैं ना, उनके रिजल्ट्स रैंक अच्छी आती है। ऐसा नहीं है कि इससे रिजल्ट रुकेगा, रिजल्ट बाकी के चैप्टर से भी निकाला जा सकता है, लेकिन ये चैप्टर हेल्प करते हैं रैंक को पुल करने में। रैंक को पुल क्यों? क्योंकि जो हायर लेवल के जो बच्चे होंगे उनको तो ये समझ रहा होगा ना, तो उनको समझ रहा होगा, तो वो जब ये अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो उनके मार्क्स बढ़ रहे होंगे, मार्क्स बढ़ रहे होंगे तो उनकी रैंक भी बढ़ेगी। ये ऐसा चैप्टर है, कॉम्प्लेक्स नंबर, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, ये ऐसे चैप्टर्स हैं जो अबव एवरेज लेवल है। और ऐसा नहीं है कि इनसे रिजल्ट रुकता है, पर इनसे रैंक रैंक पे इफेक्ट आता है। रिजल्ट आप बचे हुए चैप्टर्स वगैरह से भी निकाल सकते हैं, बचे हुए सिलेबस से भी निकाल सकते हैं, ओवरऑल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों को मिला के भी निकाला जा सकता है। पर रैंक पुल करने के लिए देन वी हैव टू कवर द डिफिकल्ट चैप्टर्स। तो ये फंडा रहता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर एक सेपरेट चैप्टर है, उसकी एक अलग ही दुनिया है, वो बिल्कुल ही अपने रूल से चलता है, अपने रूल से। तो थोड़ा सा दिमाग खराब करूंगा तुम्हारा। अभी कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर को छोड़ के, कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर को छोड़ के अगर मुझसे पूछे √4 कितना है, तो हम बोलेंगे 2। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में अगर पूछा गया √4 कितना है, तो वो होगा +-2। तो इसमें चक्कर क्या पड़ रहा है, ये कॉम्प्लेक्स की दुनिया है, तो इसलिए √4 इज इक्वल टू +-2। इसमें कैलकुलस की डेफिनेशन अटकी हुई है, तो ये कैलकुलस की वजह से फंक्शन की डेफिनेशन लगी हुई है इसके अंदर। और फंक्शन कहता है एक ही आउटपुट हो सकता है, तो वो एक आउटपुट के चक्कर में उसने प्लस वाली वैल्यू ले ली, तो ये स्टैंडर्ड बना दिया कि प्लस वाला ही होगा। Yes, third, sir, division of two complex number is real or complex? Division of two complex number is also complex. So addition of two complex number is also complex number. Addition, subtraction, multiplication, division, square roots, कुछ भी करोगे कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ, कुछ भी करोगे वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। तुम 11th वाले परेशान मत हो ना, कॉम्प्लेक्स काफी डिफिकल्ट चैप्टर है। ओके, नेक्स्ट, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y की शक्ल, इसमें जो x होता है उसको रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, तो रियल पार्ट ऑफ z बोलते हैं, और y जो होता है उसको इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बोलते हैं। रियल पार्ट ऑफ z और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो n x एंड y बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो सपोज अगर y 0 हो गया, तो y 0 हो गया तो z होगा x, और x बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसका मतलब है y की एक वैल्यू पर सारे रियल नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो y की तो इनफाइनाइट वैल्यूज पॉसिबल है, तो इसका मतलब है कि रियल नंबर इज सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर इज सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये हो गया अपना नंबर सिस्टम। तो ये आ गया अपना नंबर सिस्टम। नेक्स्ट है पॉजिटिव नंबर्स। पॉजिटिव नंबर्स कौन होते हैं? जो ग्रेटर देन 0 होता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग ऐसे लिखते हैं x ग्रेटर देन 0, कुछ लोग क्या करते हैं सिर्फ वर्ड बोलते हैं पॉजिटिव नंबर। तुम्हारे दिमाग में फटक से आना चाहिए, पॉजिटिव नंबर 0 पे हॉलो उसके आगे के, नेगेटिव नंबर्स 0 पे हॉलो उसके पीछे, यानी x इज लेस देन 0। फिर आता है नॉन पॉजिटिव। नॉन पॉजिटिव मतलब जो पॉजिटिव नहीं है, जो पॉजिटिव नहीं है।
तो पॉजिटिव कौन है? 0 के आगे। तो पॉजिटिव कौन नहीं है? 0 और 0 के पीछे। तो नॉन पॉजिटिव हो जाएगा x लेस देन इक्वल टू 0। नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव मतलब जो नेगेटिव नहीं है। तो नेगेटिव कौन है? नेगेटिव है 0 के पीछे। तो कौन नहीं है? 0 और 0 के आगे। 0 और 0 के आगे। तो इनइक्वालिटी में x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नेक्स्ट 0, 0 पॉजिटिव नहीं है, 0 नेगेटिव नहीं है, 0 नॉन पॉजिटिव है और 0 नॉन नेगेटिव है। इसलिए कई बार बच्चों को कंफ्यूज किया जाता है कि हाउ मेनी पॉजिटिव सॉल्यूशंस। तो कई बार सॉल्व करके क्या 0 1 2 3 आता है, तो बच्चे को लगता है कि कितने सॉल्यूशन है? 4। पर क्वेश्चन अगर पूछा है पॉजिटिव सॉल्यूशन, तो पॉजिटिव सॉल्यूशन होंगे 3। तो अगर पूछा है पॉजिटिव सॉल्यूशन कितने हैं, तो वो होगा 3। तो बच्चे फंसते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। तो क्या होता है ना, नेचुरल नंबर में 1 को छोड़ के, नेचुरल नंबर में 1 को छोड़ के नंबर है, उनको एग्जैक्टली 2 फैक्टर या फिर 2 से ज्यादा, एग्जैक्टली 2 फैक्टर या 2 से ज्यादा। तो जो एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हैं, दे आर नोन एज अ प्राइम नंबर्स। तो जो एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हैं, एग्जैक्टली 2 फैक्टर, फैक्टर मतलब जो उसको डिवाइड करता हूं। तो अगर एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हैं, तो उसको बोलेंगे प्राइम नंबर। और जिसमें मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, जिसमें मोर देन 2 फैक्टर्स है, दे आर नोन एज अ कंपोजिट नंबर। तो मोर देन 2 फैक्टर्स। तो एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, तो जैसे फॉर एग्जांपल 2 3 5 7 11 13 17 19 एंड सो ऑन। They are known as a prime numbers. Next, 2 is the first prime number. 2 is the first prime number. Next, 2 is the only even prime number. 2 is the only even prime number, क्योंकि इसके अलावा जितने भी even numbers हैं वो प्राइम नहीं है, वो कंपोजिट है। तो पहली चीज, फर्स्ट प्राइम नंबर इज 2। सेकेंड, 2 इज द ओनली प्राइम नंबर। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, 2 and 3 are the only consecutive number whose difference is 1. 2 and 3 are the only consecutive prime numbers whose difference is 1. Next, composite numbers. Composite numbers बहुत हैं, भरे हुए हैं, 6 8 9 16 32 24 so on, more than 2 factors. Next है co-prime और relatively prime. इसका मतलब होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 1। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 1। ये लिखने का तरीका है एक, ब्रैकेट a कॉमा b इक्वल टू 1। तो जैसे फॉर एग्जांपल लिखा मैंने ब्रैकेट 4 कॉमा 8 इक्वल टू 4। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है? 4। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब जो उसके अंदर कॉमन है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 1 प्राइम को प्राइम के लिए। तो जैसे फॉर एग्जांपल 3 5 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 1, 7 9 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 1। नेक्स्ट है ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम मतलब वो दो प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 है। टू प्राइम नंबर्स whose difference is 2। तो 2 प्राइम्स whose difference is 2। तो जैसे फॉर एग्जांपल 3 5 11 13 17 19, they are known as a twin prime. नेक्स्ट है लॉगरिथम्स। लॉगरिथम्स, तो ये चैप्टर हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? लॉगरिथम्स, लॉग मतलब होता है रूल, अरिथम्स मतलब होता है अरिथमेटिक कैलकुलेशंस। तो रूल टू सिंप्लीफाई
रूल टू सिंप्लीफाई अरिथमेटिक कैलकुलेशन। वो कैसे? अब देखो, अगर तुम्हें कोई बोले 1.732 प्लस 1.414 कर लेंगे, एडिशन हो जाएगा। 1.732 इंटू 1.5 मल्टीप्लीकेशन भी बोला, कर लेंगे, पॉसिबल है। लेकिन अगर कोई बोले 1.732 रेज टू 1.5, ये नहीं हो पाएगा। क्यों? इसका मतलब है 1.732 रेज टू 15 बाय 10। इसका मतलब है कि पहले 1.732 को 15 टाइम्स मल्टीप्लाई करो और फिर उसका 10th रूट लेना है। तो वो अपन नहीं कर सकते, पर वो रूल लॉग करके दे सकता है। तो लॉग इसकी वैल्यू निकाल के दे सकता है। तो लॉग हमें हेल्प करेगा कि इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है। पर अपना मेंस एडवांस में ओनली फोकस ये नहीं है, ये बोर्ड का पर्पस है। तो बोर्ड में लगता है कि आप लॉग टेबल यूज करके वैल्यूज निकालो। लेकिन तो सॉरी, तो मैं बताऊंगा लास्ट में कि बोर्ड में कैलकुलेशन कैसे करते हैं और लॉग टेबल कैसे यूज करके कैलकुलेशंस की जाती है। पर मेंस एडवांस में पर्पस ये है लॉग कैसे काम करता है। इंपॉर्टेंट ये है कि लॉग की अलजेब्रा क्या है, लॉग को पढ़ते लिखते कैसे हैं, लॉग काम कैसे करता है। एक मिनट ना, हो 2 मिनट का ब्रेक। दो मिनट का ब्रेक है ना। ओके, तो लॉगरिथम्स तो अपने को इम्पोर्टेंट है। लॉग पढ़ा कैसे जाता है, लॉग बोला कैसे जाता है, मतलब पढ़ा लिखा कैसे जाता है, लॉग की अलजेब्रा कैसे काम करती है और लॉग कैलकुलेशन करके कैसे देगा। ये जो 12th के बच्चे हैं उनको जरूरत पड़ेगी बोर्ड में। अभी अभी बहुत अर्जेंट नहीं है, पर जब तुम्हारे प्रैक्टिकल्स होंगे उसके पहले तो 100% लगेगा ही लगेगा। तो अपन ने पहले भी पढ़ा है, अपन फिर पढ़ेंगे और वो एक बार क्लियर करके ले लेना, क्योंकि वो 100% लगने वाला है तुमको। तो बोर्ड के प्रैक्टिकल्स, बोर्ड के फिजिक्स केमिस्ट्री के पेपर में वो 100% आने ही वाला है, तो वो एक क्लियर करके ले लेना। तो लॉगरिथम्स, तो लॉग के लिए तो पॉजिटिव नंबर के लिखने के दो तरीके निकाले।
पॉजिटिव नंबर को लिखने के 2 तरीके निकाले। पहला तो मान लो जैसे 49 पॉजिटिव नंबर है, 49 एक पॉजिटिव नंबर है, तो उसको लिखने के 2 तरीके निकाले। एक है 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 49 और एक निकाला log 49 to the base 7 is equal to 2. Log of the 49 to the base 7 is equal to 2. इसको बोलते हैं, पहले वाले को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन और दूसरे वाले को बोलते हैं लॉगरिथमिक रिप्रेजेंटेशन। तो एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, एक्सपोनेंट आती है। लॉगरिथमिक रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, लॉग आता है। एक इंटरेस्टिंग चीज, ये दोनों इंटर कन्वर्टिबल है, तो लेफ्ट टू राइट भी जा सकते हैं और राइट टू लेफ्ट भी जा सकते हैं। ये डबल इंप्लाई का मतलब क्या है, तुम लेफ्ट टू राइट भी जा सकते हो और राइट टू लेफ्ट भी जा सकते हो। नेक्स्ट, इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं पावर, एक्सपोनेंट और इंडेक्स, कुछ भी बोल सकते हैं। और ये है अपना पॉजिटिव नंबर। नेक्स्ट, लॉग में भी ऐसा ही है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव नंबर। तो कभी भी ध्यान में रखो, लॉग के आगे का नंबर पॉजिटिव होता है। ये हो गया पावर और ये हो गई बेस। ठीक है, हमेशा नंबर लॉग के सामने लिखते हैं और बेस लॉग के नीचे लिखते हैं। नंबर हमेशा लॉग के सामने रहता है, बेस थोड़ा सा नीचे रहता है। तो जैसे log of n to the base a is equal to x। तो नंबर लॉग के सामने रहता है और बेस थोड़ा सा लॉग के नीचे रहता है, जस्ट वो समझने के लिए। नेक्स्ट, तो बेसिक डेफिनेशन, तो log of the number n, पढ़ते कैसे इसको, log of the number n to the base a is equal to पावर x। तो इसको पढ़ते कैसे, log of the number n to the base a is equal to x। log of the number 49, log of the number 49 to the base 7 is equal to 2। अच्छा, समझते कैसे हैं, समझते कैसे हैं, a की पावर x है इज इक्वल टू नंबर, a की पावर x इज इक्वल टू नंबर। तो समझते कैसे हैं, log of the 49 to the base 7 equal to 2। तो इसको समझते कैसे हैं, 7 की क्या पावर हो जिससे 49 मिले, तो 7 की क्या पावर हो जिससे 49 मिले, इसको समझते ऐसे। नेक्स्ट, इसकी कुछ कंडीशंस है और उसके पीछे रीजन है फंक्शन चैप्टर। तो ठीक है, फंक्शन की वजह से कुछ कंस्ट्रेंट है इस पर। तो फिलहाल अपने को क्या करेंगे, अपन सिर्फ कंडीशंस फॉलो करेंगे। वो फंक्शन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा, वो कैलकुलस में फिर से आएगा, तो वहां पे एक्सप्लेनेशन आ जाएगा। यहाँ पे अभी इंपॉर्टेंट है कि व्हाट आर द कंडीशंस। तो log ऑफ द नंबर n टू द बेस a इज इक्वल टू x। तो इसको लिख सकते हैं a raised to x इज इक्वल टू n। नेक्स्ट, कंडीशंस, तो इसके अंदर कंडीशंस हैं, ये तो तुम्हें पूरी मैथमेटिक्स में आदित्य पाटिल बहुत लैग आ रहा है, लैग आ रहा है क्या बाकी बच्चों को? बस सर थोड़ा सा स्क्रीन लैग है। थोड़ा सा स्क्रीन लैग है क्या? तो यार वो इंटरनेट इश्यूज हो सकते हैं। नहीं सर, अच्छा, तो डिफॉल्ट है वो ऐसा ही यार। हाँ, वो कुछ बच्चों का है, कुछ को नहीं आ रहा है। तो आदित्य पाटिल मे बी या तो तुम्हें ना मीटिंग लीव करके फिर से ज्वाइन करो, जिनको लैग आ रहा है वो मीटिंग को लीव करके फिर से ज्वाइन करो, नहीं तो। और ये इंटरनेट स्पीड, प्रोसेसर, कंप्यूटर और टीम्स कैसा है ना, ये बहुत खाता है। तो मेरे ख्याल से मोबाइल पे अगर किया ना तो शायद फास्ट जाएगा, लैपटॉप पे किया ना तो स्लो जाएगा। आदित्य पाटिल तुम कौन सा यूज कर रहे हैं, लैपटॉप यूज कर रहे कि मोबाइल यूज कर रहे हैं?
पीसी, हाँ, तो शायद पीसी स्लो हो सकता है। एक्चुअली इस पे ऐसा है क्या? लैपटॉप गुड है क्या? अरे यार, पता नहीं, पर लेकिन टीम्स मेमोरी बहुत खाता है। सर 1.5 GB खाता है। है ना? हाँ, वही ना, वो बहुत बहुत खाता है प्रोसेसर का। सम्राट कह रहा है कि फ़ोन पे स्लो जाता है। पता नहीं यार अभी। मेरे को लग रहा था फ़ोन का प्रोसेसर फास्ट रहता होगा। टीम्स का ऐप। हाँ, ये लैग भी थोड़ा डिफ़ॉल्ट है, अभी इंटरनेट स्पीड है। देयर आर मेनी फैक्टर्स एक्चुअली, देयर आर एन नंबर ऑफ फैक्टर्स। अगर कोई एक फैक्टर होता तो उस पे भी काम कर सकते हैं, बट देयर आर एन नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो आदित्य दिगे ने लिखा है कुछ टेक्निकल। Sir, it is due to its usage type is similar to Chrome negative. It dash it just occupies the memory and releases when it is needed to give to other apps. अरे बाप रे। तो कुछ कुछ तो लिखा है आदित्य दिगे ने। तो जहां तक मुझे समझा है कि कुछ मेमोरी का यूजेस है। अच्छा, वॉइस बराबर आती है पर स्क्रीन लैग होता है। हाँ, वो पॉसिबल है। अपने वैसे भी वीडियोस तो सारे ही बंद हैं। शक्ल वैसे भी एक दूसरे की शक्ल क्या देखेंगे, है ना? तो उसकी वजह से शायद ऑडियो में प्रॉब्लम नहीं आता अपना। चलो अच्छा है। देखो फिर सॉल्यूशंस लैग नहीं हो तो अच्छा रहे। ओके, तो log of the n to the base a is equal to x can write as the a raised to x is equal to number। कभी भी ध्यान में रखो, पूरी मैथमेटिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर छोड़ के, पूरी मैथमेटिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर छोड़ के, कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर छोड़ के जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर छोड़ के जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो ये कंडीशन सबसे पहले दिमाग में आएगी। लॉग आया है मतलब कंडीशन आ गई। लॉग के आगे का नंबर पॉजिटिव, लॉग के आगे का नंबर पॉजिटिव, बेस ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1। बेस ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1। ठीक है? तो कभी भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर छोड़ के पूरी मैथमेटिक्स, कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर छोड़ के पूरी मैथमेटिक्स, लॉग के आगे का नंबर पॉजिटिव, बेस ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1, ऐसा क्यों है वो भी देख सकते हैं। तो फिलहाल अभी बस कंडीशन इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे मैं ये भी बताता कि बाकी क्यों नहीं पॉसिबल है। तो चलो वो भी देख लेते हैं। तो पहला, नंबर पॉजिटिव। तो नंबर पॉजिटिव है तो नंबर 0 और नंबर नेगेटिव क्यों नहीं है? तो देखो, नंबर 0 लिया और log 0 टू द बेस 2, तो 2 की क्या पावर हो जिससे 0 मिले? माइनस इंफिनिटी। 2 की पावर माइनस इंफिनिटी होगी तो 0 मिलेगा, पर माइनस इंफिनिटी तो कभी मिलता ही नहीं है। तो ये भी अप्रोचिंग है, तो फिर तो ये भी अप्रोचिंग हो जाएगा, तो ये भी एग्जैक्ट नहीं होगा। तो इंफिनिटी एग्जैक्ट नहीं है तो ये 0 भी एग्जैक्ट नहीं है, इसलिए लॉग के आगे का नंबर 0 नहीं होता। अब नेगेटिव नहीं होता तो log ऑफ -1 टू द बेस क्या लूँ, 10 ले लेता या ई ले लेता। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में पता चलेगा कि अगर लॉग के आगे अगर लॉग के आगे नंबर नेगेटिव है तो क्वांटिटी इमेजिनरी आती है। तो आयोटा इज इमेजिनरी। तो लॉग के आगे नंबर नेगेटिव है तो आउटपुट इमेजिनरी आएगा। तो लॉग के आगे अगर नंबर नेगेटिव है तो आउटपुट इमेजिनरी आएगा। इसको एक्सप्लेन करेगी कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में लास्ट टॉपिक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में लास्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ते हैं कि अगर लॉग के आगे नंबर नेगेटिव है तो वो इमेजिनरी देगा। अब प्रॉब्लम क्या है, हम जो रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर छोड़ के पढ़ रहे हैं। तो हम लोग जो कॉम्प्लेक्स जो लॉगरिथम्स पढ़ रहे हैं या कैलकुलस पढ़ रहे हैं
या पूरी मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, वो कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर छोड़ के पढ़ रहे हैं। और वो कहता है, कैलकुलस कहता है कि अगर रियल नंबर रखा है, अगर रियल नंबर रखा है तो रियल नंबर ही मिलना चाहिए, तो ये नहीं चलेगा। तो जब ये नहीं चलेगा तो ये भी नहीं चलेगा, तो इसलिए लॉग के आगे का नंबर नेगेटिव नहीं होगा, तो लॉग के आगे का नंबर पॉजिटिव होगा। फिर आता है बेस, बेस ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1। तो फिर क्वेश्चन आएगा बेस 0 क्यों नहीं है, बेस नेगेटिव क्यों नहीं है। तो देखो इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ए रेस टू एक्स को मैंने लिखा ई रेस टू एक्स ln a, ई रेस टू एक्स ln a, ये आगे समझ में आएगा। आगे एक प्रॉपर्टी आएगी कि किसी भी नंबर को हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि लॉग के आगे का नंबर नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये रिजेक्ट हो गया। लॉग के आगे का नंबर 0 नहीं हो सकता, तो ये भी रिजेक्ट हो गया। अब बचा 1 क्यों नहीं हो सकता। तो देखो, तो log ऑफ 1 टू द बेस 1 लिया, तो 1 की क्या पावर हो जिससे 1 मिले, 0। 1 की क्या पावर हो जिससे 1 मिले, 1 2 3 4, इनफाइनाइट नंबर्स है। ये हो गया रिजेक्ट। ये काहे रिजेक्ट हो गया, बिकॉज ऑफ कैलकुलस, बिकॉज ऑफ फंक्शंस। क्योंकि फंक्शन ये कहती है कि अगर एक इनपुट रखा है तो एक ही आउटपुट आएगा। फंक्शन ये कहता है कि अगर एक इनपुट रखा है तो मैनी आउटपुट नहीं आ सकते, तो ये मैनी आउटपुट नहीं आ सकते, तो एक इनपुट पे एक ही आउटपुट आना चाहिए। तो यूनिक इनपुट यूनिक आउटपुट होना चाहिए, तो यूनिक इनपुट और मैनी आउटपुट्स नहीं होना चाहिए, तो इसलिए ये रिजेक्ट हो गया। तो यानी बेस भी 1 नहीं हो सकती, तो बेस इज ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1। अब तो मेरा बिठा लो दिमाग में, अगर ये लॉजिक्स अगर समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, इजी जाएगा। पर अगर नहीं भी समझ आए ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस अब तुम डायरेक्ट यूज करो, log ऑफ द नंबर n टू द बेस a is equal to x, log के आगे का नंबर पॉजिटिव, बेस ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1। तो कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर छोड़ के कभी भी अगर log आया तो सबसे पहले दिमाग में ये आएगा। अगर पूरी मैथमेटिक्स में कॉम्प्लेक्स नंबर छोड़ के कभी भी log आया, सबसे पहले ये है। मैं इतना क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, पूरा सॉल्व कर लेते हैं, पर लास्ट में जो एक्सेप्ट रिजेक्ट करना होता है ना, वहां पे कई बार गड़बड़ कर देते हैं। तो क्या होता है ना, अपना 90% क्वेश्चन सॉल्व हो चुका, लास्ट का 10% अपना मार्क्स लेके जाता है। और सबसे बुरी बात क्या है ना, ऑब्जेक्टिव है, तो तुमने क्या मेहनत की उस पर मैटर नहीं कर रहा, तुमने लास्ट में टिक क्या किया वो मैटर कर रहा। और एक और प्रॉब्लम है, गलत हुआ तो माइनस भी आएगा, तो मतलब खुद के मार्क्स तो गए ही गए, और जो और मेहनत से आ रहे थे वो भी ले गया माइनस। तो ये अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में 80% 90% सॉल्व नहीं, 100% ही सॉल्व करना होगा, तो उसमें अपने को 100% ही लगेगा। तो क्या होता है ना, बच्चे लास्ट में ये एक्सेप्ट रिजेक्ट करना भूल जाते हैं या गलत चेक हो जाता है, तो हमें ये चीज ध्यान में रखनी होती है। तो तुम अब दिमाग में बिठा लो, जब भी लॉग आएगा, जब भी लॉग आएगा, मैं सबसे पहले ये कंडीशंस तो देखूंगा ही देखूंगा, लॉग के आगे का नंबर पॉजिटिव, बेस ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1। एक अच्छी बात है, पावर पे कुछ नहीं है, पावर बिलोंग्स टू रियल नंबर, पावर बिलोंग्स टू रियल नंबर। नेक्स्ट, तो log 8 टू द बेस 2, तो कैसे समझेंगे, 2 की क्या पावर हो जिससे 8 मिलेगा, 2 की क्या पावर हो जिससे 8 मिले, तो 3। log ऑफ 1331 टू द बेस 11, 11 की क्या पावर हो जिससे 1331 मिले, 3। log ऑफ √2 + 1 टू द बेस √2 - 1, √2 + 1 पॉजिटिव है, √2 - 1 पॉजिटिव है, तो ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। तो √2 - 1 की क्या पावर हो जिससे √2 + 1 मिले, तो सपोज मुझे नहीं समझ में आ रहा, तो मैंने नाम दे दिया x। तो कभी अगर मान लो तुम्हें फॉर्मूले याद आ रहे हैं, डायरेक्ट यूज करो, नहीं आ रहे
तो बेसिक्स पे चले जाओ, मतलब उसी को डेवलप कर दो। तो ये आना चाहिए। मेंस एडवांस का जो बच्चा होता है ना, तो मेंस एडवांस के बच्चे में ये फर्क होता है कि अगर उसको फॉर्मूला जल्दी आ गया तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन मेंस एडवांस के स्टूडेंट्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है, अगर उसको फॉर्मूला याद नहीं आया तो उसको फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। सीईटी में ऐसा नहीं है। सीईटी में फॉर्मूले बनाने के लिए टाइम ही नहीं है, स्पीड चाहिए वहां पे, तो वहां पे तुरंत लगाना पड़ता है, तुरंत यूज करना पड़ता है। तो इसलिए मेंस एडवांस के बच्चे के पास में ये इंपॉर्टेंट होता है कि अगर तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं है तो तुम्हें बनाना आना चाहिए। दूसरा, तुम्हें अप्रोच अगर क्लिक नहीं कर रही तो बेसिक से सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, आना चाहिए। ऐसा करेंगे ही ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हर क्वेश्चन को तुम बेसिक से सॉल्व करने लगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो हर क्वेश्चन को अगर बेसिक से सॉल्व करने लगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, और मेंस में स्पीड मैटर करती है, एडवांस में नहीं करती, पर मेंस में स्पीड मैटर करती है। तो एडवांस में इतना मैटर नहीं करता स्पीड, एडवांस में एक्यूरेसी मैटर करती है, पर मेंस में स्पीड भी मैटर करती है। ओके, तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि √2 - 1 की क्या पावर हो जिससे √2 + 1 मिले। तो मैंने क्या किया, x ले लिया, फिर इसको लिखा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो √2 - 1 raised to x is equal to √2 + 1। तो √2 - 1 raised to x is equal to, इसको किया रैशनलाइज राइट साइड को, तो √2 + 1, √2 - 1, √2 - 1, तो रैशनलाइज किया तो √2 - 1 raised to x आ गया 1/√2 - 1, मतलब √2 - 1 raised to -1। अब ये दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं, वैल्यू बराबर है, बेस बराबर है, तो पावर भी बराबर होगी। तो x इज इक्वल टू -1। तो इसका मतलब है √2 + 1 बेस √2 - 1, तो आ जाएगा -1। तो √2 - 1 की पावर -1 होगी तो √2 + 1 आएगा। अब थोड़ा और फास्ट करते हैं। दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो अगर ये रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर है तो वैल्यू क्या आएगा, -1। तो कुछ रिमार्क्स लिख लेते हैं। तो रिमार्क है log of n to the base n, अगर नंबर बेस सेम है तो आंसर इज 1, नंबर बेस सेम है तो आंसर इज 1। नेक्स्ट, log of 1 to the base n, अगर log के आगे की क्वांटिटी 1 है तो आंसर इज 0, log के आगे की क्वांटिटी 1 है तो आंसर इज 0। नेक्स्ट, log of 1/n to the base n, नंबर बेस रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, नंबर बेस रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, तो आंसर इज -1। तो ध्यान में रखो, नंबर बेस से 1, लॉग के आगे 1, तो आंसर इज 0, और नंबर बेस रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, तो आंसर इज -1। लेकिन जब भी हम लोग लॉग पढ़ रहे हैं तो कंडीशन तो आएगी ही आएगी। लॉग के आगे की क्वांटिटी पॉजिटिव, बेस ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1, लॉग बेस इज ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1, बेस इज ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1। तो ये हिडन है, ये हिडन कंडीशन है, ये हिडन कंडीशन ही मेंस एडवांस लेवल बनाती है। तो जितना, तो हिडन कंडीशंस क्या करती हैं, वो क्वेश्चन का लेवल इंक्रीज कर देती हैं, लेवल इंक्रीज कर देती है, तो वहां पे मेंस एडवांस लेवल आना चालू हो जाते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टी 1, log of m to the base a plus log of n to the base a। अब ये एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब ऐसा नहीं कि मासूमियत से पता चला log कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिया तो ये हो गया log m plus n to the base n। अगर तुम ऐसी मिस्टेक कर रहे हो then you have a serious problem, then you are in a problem। अगर ऐसी गलती कर रहे log कॉमन ले लिया, ये तो वही हो जाएगा जैसे अगर मान लो sin 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री है, तो ये हो गया sin 45 प्लस sin 30 डिग्री। तो अगर तुम ऐसी गलती कर रहे हो तो then you are in a problem, है ना। तो ये सब रिफाइंड होना चाहिए, ऐसी गलतियां नहीं होनी चाहिए। ओके, तो लॉग क्या कहता है, लॉग कहता है कि अगर दोनों का बेस सेम है,
लॉग कहता है कि अगर दोनों का बेस सेम है, लॉग कहता है कि दोनों का बेस सेम है और कोफिशिएंट 1 है, तो अंदर के नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अगर दोनों का बेस सेम है और कोफिशिएंट 1 है, तो अंदर के नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो लॉग ऑफ mn, बेस सेम रहेगा a। नेक्स्ट वो सारी कंडीशन, लॉग के आगे की क्वांटिटी पॉजिटिव, लॉग का बेस ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल टू 1, तो वो तो हमेशा ही रहेगा। नेक्स्ट प्रूफ, तो प्रूफ हो गया बेसिक्स। अब ये आना चाहिए, क्यों आना चाहिए? क्योंकि ये अप्रोच है। तो देखो कैसे, तो log m टू द बेस a को मैंने माना x, log n टू द बेस a को मैंने माना y, तो ये लिखा हुआ है x प्लस y। नेक्स्ट लॉगरिथमिक रिप्रेजेंटेशन को एक्सपोनेंशियल लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू a रेज़ टू x, n इज इक्वल टू a रेज़ टू y। मुझे चाहिए x प्लस y, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, a रेज़ टू x इंटू a रेज़ टू y इज इक्वल टू mn। पावर ऐड हो जाएगी, a रेज़ टू x प्लस y इज इक्वल टू mn। ये लिखा हुआ है एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन, तो इसको लिख देता हूँ लॉगरिथमिक रिप्रेजेंटेशन में। तो log of the number mn to the base a is equal to power, और x क्या था? log m to the base a, y क्या था? log n to the base a। so this is the answer। तो सपोज अगर मुझे कभी log 5 प्लस log 2, log 5 प्लस log 2, तो देखो दोनों का बेस सेम है। अच्छा एक और चीज, अगर कभी LOG लिखा है LOG लिखा है और बेस नहीं लिखा, तो उसका बेस बाय डिफॉल्ट होता है 10। अगर कभी और बेस, उसका बाय डिफॉल्ट बेस होता है 10 एडवांस में, तो एडवांस में उसका बेस होगा 10, और मेंस में और 12th बोर्ड में उसका बेस होगा E। तो अगर कभी LOG लिखा है, लॉग लिखा है, किसी का माइक ऑन है? हाँ, तो अगर कभी LOG लिखा है, लॉग लिखा है और बेस नहीं लिखा, तो एडवांस के हिसाब से बेस होगा 10, मेंस और 12th बोर्ड के हिसाब से होगा E। तो दोनों का बेस सेम है, तो अंदर के दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो log 5 इंटू 2 टू द बेस 10, 5 इंटू 2 यानी 10, log 10 टू द बेस 10। नंबर बेस सेम है, नंबर बेस सेम है, तो आंसर आ जाएगा 1। तो तुम यहाँ से वैल्यू भी निकाल सकते हो, log 5 इज इक्वल log 5 प्लस log 2 इज इक्वल टू 1, so log 5 इज इक्वल टू 1 माइनस log 2, और log 2 होता है 0.4771, तो यहाँ से log 5 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन ले लेता हूँ समझाने के लिए, जैसे log ऑफ 1 प्लस एक्स टू द बेस 2, log ऑफ x प्लस 3 टू द बेस 2 इक्वल टू 3। करना क्या है इसमें? सॉल्व करना है। कैसे पता चला? ये एक इक्वेशन है। इक्वेशन क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये एक इक्वेशन है। तो ये हर एक्स के लिए तो बैलेंस नहीं होगी। बैलेंस मतलब दोनों तरफ बराबर हो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो, तो ये हर एक्स के लिए तो नहीं होगा ऐसा, तो कुछ ही एक्स के लिए होगा। तो कुछ एक्स के लिए होगा, तो ढूंढो वो एक्स, तो वो कौन सा एक्स है जो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, वो कौन सा एक्स है जिसपे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हो जाए। अब रख रख के देखो, पर रख रख के नहीं देख सकता, इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं, और इनफाइनाइट रियल नंबर्स रख रख के चेक नहीं कर सकते। अच्छा, सॉल्व अपने को रियल नंबर में ही करना है। क्यों? कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर छोड़कर, कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर छोड़कर हम पूरी मैथमेटिक्स रियल नंबर्स में ही पढ़ रहे हैं। तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर छोड़कर पूरी मैथमेटिक्स रियल नंबर में ही पढ़ रहे हैं, तो रियल नंबर रखेंगे और रियल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, तो अब मुझे ये सॉल्व करनी है, तो रख रख के तो कर नहीं सकता, तो निकालना पड़ेगा। चलो निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? इसमें
अप्रोच ये होती है कि लॉग हटाओ, लॉग हटाने से क्या होगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाएगा और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। अब लॉग कैसे हटाऊं, दोनों का बेस सेम है, लॉग का कोफिशिएंट +1 है तो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 + x × x + 3 टू द बेस 2 = 3। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो log ऑफ x² + 4x + 3 टू द बेस 2 = 3। लॉग हटाओ, तो लॉग कैसे हटेगा, एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन, x² + 4x + 3 = 2⁵, which is 8, तो x² + 4x - 5 = 0। ये क्या आ गई, ये आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इसको करेंगे सॉल्व। तो मैं डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूँ, डायरेक्ट मतलब इसमें सम ऑफ कोफिशिएंट 0 है, इसमें सम 0 है, तो सम ऑफ कोफिशिएंट अगर 0 होता है तो एक रूट 1 होता है और दूसरा रूट c/a होता है। तो अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c दे रखी है, तो अगर उसका सम ऑफ कोफिशिएंट 0 है, सम ऑफ कोफिशिएंट, कोफिशिएंट मतलब जो वेरिएबल के आगे लिखा है, जैसे a b c, तो ये हो गए कोफिशिएंट्स। तो सम ऑफ कोफिशिएंट अगर 0 है तो एक रूट 1 होगा, दूसरा रूट c/a होगा, कांस्टेंट अपॉन लीडिंग कोफिशिएंट। तो इसमें एक रूट आ गया 1 और दूसरा आ गया 5। बट हम लॉग सॉल्व कर रहे हैं, हमेशा लास्ट में एक्सेप्ट रिजेक्ट करना है। तो अगर मैं क्या एक्सेप्ट रिजेक्ट करना है कि इक्वेशन मीनिंगफुल होनी चाहिए, तो मीनिंगफुल होनी चाहिए तो लॉग के आगे की क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए। तो x = 1 पे ये लॉग के आगे का पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो x = 1 एक्सेप्ट। पर x = -5 पे ये लॉग के आगे का नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, रिजेक्ट। तो ये हो जाएगा रिजेक्ट। तो फिर एक और क्वेश्चन आता है, ये आया क्यों फिर, वो इसलिए आया क्योंकि ये जो स्टेप है, इस स्टेप में ये दोनों नेगेटिव हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये दोनों नेगेटिव होंगे तो लॉग का अल्टीमेटली पॉजिटिव ही मिलेगा, तो इन दोनों का नेगेटिव चलेगा, इसलिए -5 आ जा रहा है। पर क्वेश्चन वो होता है जो एक्चुअली लिखा गया है, तो इसलिए ये हमेशा ध्यान रखना, एक बार जो लिख दिया चीज उसी के हिसाब से चलेगी, एक बार जो लिख दिया चीज उसके हिसाब से ही चलेगी। अगर क्वेश्चन ने x लिखा तो इसका भी कोई मतलब है, और क्वेश्चन ने 1/1/x लिखा तो उसका भी एक मतलब है। क्वेश्चन में अगर x² + y² = 1 लिखा तो इसका भी एक मतलब है, और क्वेश्चन में y = √1 - x² लिखा तो इसका भी कोई मतलब है। तो ये तुम मान के चलो, क्वेश्चन में एक बार जो चीज लिख दी चीज उसी के हिसाब से चलेगी। इसलिए मैं जनरली हमेशा प्रिंटेड डाउट्स ही बोलता हूँ, कभी भी हैंड रिटन डाउट्स सॉल्व नहीं करना चाहिए, हैंड रिटन नहीं करना चाहिए। दोस्त क्या करते हैं, आपस में लिख के देते हैं, चल यार ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा, तो वैसा नहीं करना चाहिए। प्रिंटेड जो डाउट्स रहते हैं, प्रिंटेड क्वेश्चन रहते हैं, वो करना चाहिए। क्यों, क्योंकि वो जो एक बार लिखा है चीज उसके हिसाब से चलेगी। क्योंकि कई बार बच्चे क्या करते हैं, कोई बीच के स्टेप को क्वेश्चन बना के पूछ लेते हैं, अरे यार ये मेरा इस तरह का स्टेप आया है, बता कैसे सॉल्व करेंगे। हो सकता है क्वेश्चन की अप्रोच सॉल्व करने के कोई और हो, वो स्टेप पे आना ही नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए प्रिंटेड, तो तुम ये पूरा मान के चलो, एक बार जो लिख दिया उसका कोई मतलब है, उसने x लिखा इसका कोई मतलब है, 1/1/x लिखा इसका भी एक मतलब है। तो इसका क्या मतलब है, ये x 0 ले सकता है पर ये x 0 नहीं ले सकता। x² + y² = 1 लिखा इसका भी मतलब है, इसका मतलब y पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। लेकिन y = √1 - x² लिखा तो y पॉजिटिव ही होगा, 0 भी हो सकता है, पर नेगेटिव नहीं हो सकता, जबकि इसमें नेगेटिव हो सकता है। तो फर्क समझ में आ रहा है। तो क्वेश्चन का आंसर आ गया x = 1। तो log of m to the base a minus log of n to the base a is equal to, तो इसमें फंडा क्या है, दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है। तो इसमें फंडा क्या है, दोनों का बेस, और लॉग के आगे का कोफिशिएंट
+1 या -1 है, लॉग के आगे का कोफिशिएंट +1 और -1 है। तो लॉग के जो अंदर की क्वांटिटी है, लॉग के जो अंदर की क्वांटिटी है, तो जिसका कोफिशिएंट प्लस है, जिसका कोफिशिएंट पॉजिटिव है, वो न्यूमरेटर में आएगा, और जिसका कोफिशिएंट नेगेटिव है, वो डिनोमिनेटर में आएगा। एंड बेस रिमेन सेम, बेस रिमेन सेम, बेस रिमेन सेम। तो जिसका कोफिशिएंट पॉजिटिव वो न्यूमरेटर में, जिसका कोफिशिएंट नेगेटिव वो डिनोमिनेटर में। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा, जैसे log 5 माइनस log 2 प्लस log 3 माइनस log 7, ऐसे लिखा। तो देखो अब क्या करेंगे इसका, तो जिसका कोफिशिएंट पॉजिटिव वो न्यूमरेटर में, 5 ऊपर आएगा, 2 नीचे आएगा, 3 ऊपर आएगा, 7 नीचे आएगा। तो ये हो जाएगा log 15 अपॉन 40, 15 अपॉन 40। प्रूफ वो भी देख लेते हैं। log m to the base a is equal to x लिखा, तो a raised to x is equal to m। log n to the base a is equal to y, तो a raised to y is equal to n। दोनों को डिवाइड कर दो, तो a raised to x अपॉन a raised to y equal to m अपॉन n। ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे x माइनस y चाहिए, x माइनस y, तो ये a raised to x माइनस y equal to m अपॉन n, और ये हो गया एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन। तो इसको लिखेंगे logarithmic representation, log of the number mn to the base a is equal to power x minus y, और x था log m to the base a और n था log n to the base a। ठीक है, ओके। 2 मिनट का 3 मिनट का ब्रेक, 2-3 मिनट का ब्रेक लेते हैं। ये जतिन ने कुछ अच्छी चीज शेयर की है, तो लैग रिलेटेड। और जतिन ने ना एक अच्छी चीज शेयर की है, देख लो। और जो लैग आ रहा है ना, स्क्रीन लैग वगैरह, उससे रिलेटेड। ओके, सो नेक्स्ट है
तो ये सारी प्रॉपर्टीज अपने को हेल्प करती हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो अगर इस चैप्टर को तुम देखोगे तो ये कैसा चलता है, पहले हो गया डेफिनेशन, फिर हो गई इसकी प्रॉपर्टीज, फिर कुछ हायर लेवल की प्रॉपर्टीज भी हैं इसकी, जैसे फंडामेंटल आइडेंटिटी, बेस चेंजिंग थ्योरम, फिर उसके बाद आएगा लॉगरिथमिक इक्वेशंस, फिर इनइक्वालिटीज, फिर कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा, कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा। तो ये हो गया पूरा लॉग चैप्टर। तो सारे चैप्टर ऐसे ही चलते हैं, सबकी अपनी डेफिनेशंस हैं, सबके अपने पढ़ने लिखने का तरीका है, सबकी अपनी अलजेब्रा है और फिर क्वेश्चंस है। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड, log m raised to n to the base a। तो इसमें क्या होगा, नंबर की जो पावर है वो आगे आ जाएगी, नंबर की जो पावर है वो आगे आ जाएगी। कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू, तो n इंटू लॉग ऑफ m टू द बेस a। कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू कि लॉग के आगे की क्वांटिटी नंबर की पावर में जा सकती है, तो नंबर की पावर आगे आ सकती है और लॉग के आगे की क्वांटिटी नंबर की पावर में जा सकती है। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल log of 1024 टू द बेस 2, तो log, तो 1024 को लिख सकते हैं 2 raised to 10 टू द बेस 2, तो ये हो जाएगा 10 log 2 टू द बेस 2, प्रॉपर्टी 3, और log 2 टू द बेस 2 नंबर बेस सेम तो 1, तो आंसर आ गया 10। तो इसका मतलब है कि 2 की पावर 10 होगी तो 1024 आएगा, इसका ये मतलब है। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, log x स्क्वायर। तो log x स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे 2 log mod x। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए जब ये x स्क्वायर है तो x जो है वो 0 छोड़कर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो अगर मैं इसको ये लिख दूं 2 log x, तो इसमें प्रॉब्लम क्या होगी, ये x सिर्फ पॉजिटिव हो सकता है। तो व्हाट अबाउट दिस नेगेटिव पार्ट, व्हाट अबाउट दिस नेगेटिव पार्ट? तो क्या किया, मॉडुलस लगा दिया। तो क्या किया, मॉडुलस लगा दिया। तो मॉडुलस ने क्या किया, पॉजिटिव भी लेगा और नेगेटिव भी लेगा। अब तुम कैसे ध्यान रखोगे, अगर कभी इवन पावर है, अगर कभी इवन पावर है तो जब वो आगे आएगी तो मॉडुलस, और अगर कभी ऑड पावर है, अगर कभी ऑड पावर है तो एज इट इज। इवन पावर है तो मॉडुलस, ऑड पावर है तो एज इट इज। तो 4 log mod x। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑड पावर में क्या हो रहा है, वो पहले भी नेगेटिव नहीं था तो अब बाद में भी नेगेटिव नहीं रहेगा। तो तुम्हें बस ध्यान में ये रखना है कि लॉग की चीजें मीनिंगफुल रहे। लॉग की चीजें मीनिंगफुल रहे। ओके, नेक्स्ट log x स्क्वायर और log x का होल स्क्वायर, ये दोनों में फर्क है। मतलब log 100 का स्क्वायर और log 100 का होल स्क्वायर, दोनों में फर्क है। देखो, अरे यार 10 का स्क्वायर लेता है, नहीं आ रहा एक्चुअली। log 10 का स्क्वायर और log 10 का होल स्क्वायर, तो log 10 का स्क्वायर आएगा, अरे यार ये भी सेम ही है, 1, अच्छा 2, अच्छा हाँ ठीक है। तो log 10 का स्क्वायर और log 10 का होल स्क्वायर, तो दोनों में फर्क कैसे है, ये 2 log 10 होगा, ये log 10 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 1 विच इज 2, और ये होगा 1 का स्क्वायर विच इज 1। तो नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, नॉट इक्वल। तो एक्चुअली log x स्क्वायर log x का होल स्क्वायर में फर्क है। तुम इसको ऐसे समझो, log x स्क्वायर का मतलब है x इंटू एक्स, और log x का होल स्क्वायर का मतलब है log x इंटू log x।
log x into log x, लेकिन this is equal to log square x, क्योंकि log square x का मतलब होता है log x into log x। अब बच्चा इसका गलत मतलब भी ले सकता है। इसका गलत मतलब क्या होगा? log x। तो log square x का मतलब log x भी ले सकता है बच्चा, मतलब, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा होता है log x into log x। तुम ऐसा देख भी सकते हैं, जैसे sin स्क्वायर 60 डिग्री, तो sin स्क्वायर 60 डिग्री को मैं sin स्क्वायर 60 डिग्री को sin 60 डिग्री नहीं लिखता। मैं sin स्क्वायर 60 डिग्री को लिखूंगा sin 60 into sin 60, क्योंकि sin स्क्वायर 60 डिग्री का मतलब है sin 60 डिग्री का होल स्क्वायर। तो यानी तो log x का होल स्क्वायर और log स्क्वायर x एक ही चीज है। log x का स्क्वायर और log स्क्वायर x एक ही चीज है। ठीक है, बाकी का कल करेंगे। तो कल कोशिश करता मैं लॉगरिथम चैप्टर कंप्लीट करके ट्रिगो स्टार्ट करूंगा, है ना। तो कल होपफुली चैप्टर कंप्लीट करके फिर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज एंड आइडेंटिटी स्टार्ट करूंगा। ठीक है, सो सी यू टुमारो। थैंक यू टू ऑल।